तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा इसमें दो वीडियो जो है सो आपका ऑलरेडी जनवरी पार्ट 2 का आपको देखने को मिल चुका होगा, और ये हमारा तीसरा वीडियोज होगा जो कि मतलब जनवरी के एमसीक्यू डिस्ट्री आईएएस की करंट अफेयर्स है। ठीक है, और हम लोगों ने इससे पहले 45 क्वेश्चन तक के प्रश्न को कर लिया था, 44 तक के। आज हम लोग 45 से लेकर 65 तक चलेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिदिन 20 से 22 क्वेश्चन हम लोग प्रतिदिन इस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो ऑलरेडी 4 या 5 वीडियो जो होंगे वो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्ले लिस्ट में है। आप लोग वहां से जाके भी पीछे का वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, संयुक्त बल अभ्यास। ठीक है, संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश शामिल है? ठीक है, तो बात करेंगे इसमें कौन सा 3 देश शामिल है, तो भारत है, फ्रांस है और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट में, एक मिनट, हाँ ठीक है, डेजर्ट नाइट में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारतीय वायुसेना होता है, फ्रांसीसी वायुसेना होता है और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना होता है। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब है ये वायुसेना का आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, किसकी एक्सरसाइज है ये? तो वायुसेना का आपका ये एक्सरसाइज है। ध्यान में रखिएगा, इसमें कौन कौन शामिल है? तो इंडिया शामिल है, ठीक है, फ्रांस शामिल है, और इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, संयुक्त अरब, एक और अमीरात मैंने इसमें लिख दिया। तो इंडिया, फ्रांस, आईएफए किससे भी इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात, ये कहाँ पे हुआ था इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डेजर्ट नाइट की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, डेजर्ट नाइट में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना भारत में अपने अड्डे से संचालन कर रहे थे। ठीक है, तो अरब सागर के ऊपर में ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आरामबाई तेंगगोल की शुरुआत वर्ष 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी। ठीक है, क्या नाम है? आरामबाई तेंगोल की शुरुआत वर्ष 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पे हुई थी। यह एक पुनरुत्थानवादी संगठन भी है, जिसका उद्देश्य मतई समुदाय के लोगों के बीच में पूर्व हिंदू मूल सनमाही धर्म की पुनः स्थापना करना है। ठीक है, तो बताना इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन, जो 46 का जो ऑप्शन जो है सो आपका सी है। कौन सा ऑप्शन है? तो 46 का ऑप्शन की बात करेंगे सी है। ठीक है, सी में क्या है? तो सी में आप देखो, कथन एक तो सही है, कथन दो की बात करेंगे गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मणिपुर की इम्फाल घाटी में विधानसभा सदस्य ने आरामबाई तेंगोल, जो एक मतई कट्टरपंथी समूह है, कि लोगों के शिकायतों में मांगों को केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करने का समर्थन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्या नाम है इसका? आरामबाई तेंगोल। फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है इसका? आराम बाई तेंगगोल। ठीक है, चर्चा में क्यों था? तो चर्चा में भी मणिपुर में आपका मतई और मतलब आपका क्या नाम है, कुकी संघर्ष आपको देखने को मिला था। तो वहां पर ये जो ग्रुप जो है, ठीक है, ये मतई ग्रुप है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसका संगठन है ये? तो मतई लोगों का संगठन है। ठीक है, आरामबाई तेंगोल की शुरुआत वर्ष 2020 में, ठीक है, एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी, किंतु कुछ समय बाद इसका स्वरूप भी एक कट्टरपंथी का हो गया था। अतः कथन एक सही है। ठीक है, ये एक पुनरुत्थानवादी संगठन भी है, जिसका उद्देश्य मतई समुदाय के लोगों के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतई समुदाय के लोगों के बीच में पूर्व हिंदू मूल सनातनी धर्म की पुनः स्थापना करना है। ठीक है, तो ध्यान रखें क्या है? तो ये पुनरुत्थानवादी है। क्या है? पुनरुत्थानवादी है। तो यहाँ पे क्या दिया था? यह एक पुनरुत्थानवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य मतई समुदाय के लोगों के बीच में, ठीक है, पूर्व हिंदू मूल सनमाही धर्म का पुनः स्थापना करना है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, तो इसमें गलत क्यों दे रहा है? पुनरुत्थानवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य मतई समुदाय के लोगों के बीच में पूर्व हिंदू मूल समुदाय धर्म के पुनः कथन दो सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी सही, ये भी सही, दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, मतलब इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा 46 का, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये इसके आंसर में डाउट है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। ठीक है, भौगोलिक संकेतन की बात करेंगे। भौगोलिक संकेतक जीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बात करेंगे तो इसमें क्या है? जीआई प्रमाणीकरण केवल कृषि उत्पादों तक ही विस्तारित, गैर कृषि उत्पादों तक नहीं है। तो ये तो गलत है ना, जीआई प्रमाणीकरण की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये कृषि उत्पाद के अलावा अन्य चीजों को भी तो दिया जाता है, जैसे पेंटिंग वगैरह का भी मिलता है, जैसे मिथिला पेंटिंग को मिल रखा है। ठीक है, विश्व स्तर पर चीन जीआई पंजीकरण में सबसे आगे है, और इसके बाद जर्मनी का स्थान है। तो बोल रहा है उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे
तो इसका आंसर लिया आपको बी। ठीक है, तो बी में क्या है, तो दो स्टेटमेंट सही है। तो आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट पे से कौन सा, ठीक है, ध्यान रखेंगे गलत कौन सा है। तो इस सेकंड वाला तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि परमाणुकरण गैर कृषि उत्पादों तक भी बढ़ाया जाता है, जैसे कि मानव कौशल पर आधारित हस्तशिल्प हो गया, कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री संसाधन जो उत्पाद के अद्वितीय बनाते हैं उनको भी दिया जाता है, जैसे राजस्थान की उष्णा कला को दिया गया, ठीक है, बिहार का मधुबनी पेंटिंग को दिया गया, तो इन सबको भी दिया जाता है। तो गैर कृषि उत्पाद को भी दिया जाता है। ठीक है, अब विश्व स्तर पर अगर बात करेंगे तो चीन की बात करेंगे तो जीआई पंजीकरण में सबसे आगे, उसके बाद जर्मनी का स्थान, ये सही है। ये बौद्धिक संपदा अधिकार के आधार व्यापार संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता का विनियम में निर्देशित है, ये भी सही है। ठीक है, अगर पूछा गया भारत में जीआई टैग का एक्ट कब आया, जीआई अधिनियम कब आया, तो ये 1999 में आया था। कब आया था, 1999 आया था। बात करेंगे 2004 में, तो 2004 में पहली वस्तु जो थी जो कि दार्जिलिंग टी थी, उसको जीआई टैग से सुशोभित किया गया था। ठीक है, समझ गया। अब बात करेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के 2020 के आंकड़े के अनुसार 15,500, ठीक है, टोटल 15,566 पंजीकृत उत्पादों के साथ जर्मनी जीआई पंजीकरण में सबसे आगे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जर्मनी सबसे आगे है, और इसके बाद चीन। ठीक है, चीन की बात करें 7,247 का स्थान आता था। कथन सी सही नहीं है, तो इसका आंसर दो कैसे सही ले लिया भाई, इसका आंसर कितना 47 है ना, 47 का बोल रहा है। सबसे ज्यादा ऊपर में से कितने हमको कथन चीनी सही पड़े है हैं फिर सर, हाँ, चीनी पड़े हैं, सबसे ज्यादा चीन कर रहा है। नहीं इसमें तो कुछ और उत्तर दे रहा है, मुझे भी लग रहा है, इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर लिया है केवल दो सही, कितने कथन सही, तो पहला वाला तो आपको सही है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, और तीसरा वाला स्टेटमेंट विश्व स्तर पे चीन जीआई पंजीकरण में सबसे आगे और उसके बाद जर्मनी का स्थान है। तो कथन दो तो सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत मानता, फिर इसे नहीं, मुझे लग रहा है तीसरा वाला के साथ गलत कर दिया है। ठीक है, तो वह चेक कर लीजिए, इसमें लिखा हुआ है जर्मनी पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर चीन दे रहा है, तो फिर इसका आंसर केवल एक सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इसमें भी ऑप्शन में डाउट है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है जो कि अस्थि मज्जा में शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अस्थि का कैंसर अमूमन बच्चों तथा युवा वयस्कों में पैर अथवा बाह की अस्थियों में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे न तो एक न तो दो, मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका पूरी तरीके से क्या है, सही है। ठीक है, अगर हम बात करें ल्यूकेमिया की, बात करें ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड मतलब का कैंसर जो होता है, व्हाइट ब्लड का कैंसर होता है, श्वेत कोशिकाओं का कैंसर है जो अस्थि मज्जा, ठीक है, में शुरू होता है, बिल्कुल सही है। अस्थि का कैंसर अमूमन बच्चों तथा युवा वयस्कों में पैर अथवा बाह की अस्थियों में होता है, तो ये भी आपका सही है, इसमें कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है पूरी तरीके से सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, माजुली। माजुली तो आप लोग जानते हैं द्वीप है, कहाँ पे द्वीप है, तो ध्यान रखिए, तो यार अरुणाचल प्रदेश में स्थित, तो गलत है। माजुली कहाँ पे मिलेगा आपको, तो असम में मिलेगा। ठीक है, किस नदी पे है असम में, ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता मिली, तो ये भी गलत है, प्रथम नदी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यह द्वीप, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही लग रहा है, तो 49 का देखते हैं आंसर क्या लिया है। ठीक है, तो 49 के बाद के ऊपर में से कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन आपका सही इसमें से, बाकी सारे के सारे कथन क्या है, गलत है, क्योंकि माजुली भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित एक द्वीप है। ये दुनिया के सबसे बड़े नदी रूप के रूप में मान्यता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कथन 3 स्टेटमेंट जो है ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए बांडरिंग अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। क्या नाम है, बांडरिंग अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पंछी है, जो अपने 60 वर्ष के जीवन काल का अधिकांश समय समुद्र में बिताता है। ठीक है, क्या नाम है पंछी का नाम, वांडरिंग। ठीक है, वांडरिंग अल्बाट्रॉस। ठीक है, 60 साल का जीवन होता है, अब बहुत समय क्या करता है, समुद्र में आपका क्या करता है, बिता देता है। ठीक है, या IUCN रेड लिस्ट के अनुसार असुरक्षित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ये भी आपका वो भी सही। ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो भरनेबल में आता है। ठीक है, तो ये असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे
तो बॉट स्टेटमेंट शुरू होगा, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। भारत रत्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित पुरस्कार जाति व्यवस्था स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम के असाधारण सेवा प्रदर्शन मान्यता में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्ध उपलब्धियों तक सीमित है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित किया गया। तो बताना उपरोक्त में से कितने कथन सही है। तो 3 में से बात करें, केवल 2 कथन सही है। हालांकि अभी की बात करेंगे तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे, पहला नंबर स्टेटमेंट तो सही, क्योंकि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, कोई दायरा नहीं है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के उपलब्धियों तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं। क्रिकेट के क्षेत्र में भी आपको मिल चुका है। भारत रत्न पुरस्कार की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है। मतलब किसे, भारत वर्ष पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है, मतलब 3 लोगों तक सीमित होना चाहिए ना। तो ये भी अगर बात करेंगे तो इसको आपको सही ले रहा है, लेकिन इस बार तो 5 लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पहले 3 लोगों से ज्यादा को एक साथ नहीं दिया जाता था, कई बार आपको देखा। तो 2 कथन की बात करेंगे, इसमें सही है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है। क्या लिख रहा है ये, 3 लोगों तक होने, क्या 3 लोगों को तो दिया जाता था, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। इस बार 5 लोगों को दिया गया ना। हाँ, तो इस बार भी ठीक गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, G77 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि G77 के सदस्यों की संख्या बढ़कर 134 देशों तक पहुंच गई है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण मूल नाम को बरकरार रखा गया है, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में ही अंदर है। इसकी अध्यक्षता अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के बीच क्षेत्रीय आधार पर घूमती है और 1 वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे तो बात करेंगे, कथन एक बिल्कुल सही है, क्योंकि G77 की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। 1964 में इसकी स्थापना होती है, जब इन देशों को जिनेवा में व्यापार और विकास पर संगठन राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनकाड के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। G77 समूह में चीन को छोड़कर 134 सदस्य हैं। मतलब क्या है, चीन को छोड़कर, चीन नहीं है इसमें, चीन को छोड़कर 134 सदस्य, क्योंकि चीनी सरकार खुद को सदस्य नहीं मानती है बल्कि एक भागीदार मानती है। तो समूह को राजनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि समूह G77 चीन को अपना सदस्य बताता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे G77 देशों का सबसे बड़ा, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। G77 विकास देशों से का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के बीच में क्षेत्रीय आधार पर घूमती है और 1 वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। मतलब सभी के सभी तीनों कथन सही है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। अब बात है सीआरपीएफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। CAPF की बात करेंगे तो असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, लेकिन इसकी परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास में है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही है, ठीक है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता, सही है। असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, लेकिन इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। अतः कथन 2 की बात करेंगे, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। तो असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण तो है, लेकिन इसका परिचालन और नियंत्रण की बात करेंगे तो रक्षा मंत्रालय के पास में है, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है असम राइफल्स को रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें 2 फैक्ट निकल कर आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, चलेंगे निम्नलिखित AI मॉडल पर विचार कीजिए, ठीक है। डेल E, ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड एनर्जी उपयुक्त में से कितने लार्ज मल्टी मॉडल से संबंधित हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर लिया है 3 लिया है, ठीक है। सारे के सारे की बात करेंगे तो सारे के सारे लार्ज मल्टी मॉडल से संबंधित है, ठीक है। डेल E की बात करेंगे, ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन की बात करेंगे, मिड जर्नी की बात करेंगे, तो सबके सब जो है लार्ज मल्टी मॉडल से क्या है, संबंधित है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गैर अधिसूचित, ठीक है, गैर अधिसूचित घुमंटू और अर्धघुमंती जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। एक घुमंटू है, दूसरा क्या है, अर्धघुमंटू है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है, गैर अधिसूचित है।
इसके बारे में प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं। इन्हें विमुक्त जाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। उन्हें वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर विमुक्त कर दिया गया था, ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। वे कुल भारतीय आबादी का लगभग 20% हिस्सा बनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, तो ये 20% हिस्सा नहीं बनाते हैं, ठीक है, 10% हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, तो 2 कथन की बात करेंगे, 2 कथन आपका सही आपको देखने को मिलता है। भारत में लगभग 10% आबादी एनटी, एसएनटी और डीएनटी समुदायों से बनी है, अतः कथन 3 क्या सही नहीं है, ठीक है। 1972 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर विमुक्त कर दिया गया, ठीक है, इसे विमुक्त जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे के प्रश्न को भी जरा हम लोग देखेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में प्रश्न आ चुका है, ठीक है, आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वशासन, संप्रभुता, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। गलत है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, तो इसलिए ध्यान रखेंगे पूर्ण स्वराज का मांग तो इसमें था ही नहीं। अगर आता तो फिर जाके लाहौर अधिवेशन क्यों ही होता और जवाहरलाल नेहरू क्यों ही अध्यक्ष बनते, ठीक है। विरोध इसी बात को लेकर हुआ, इसमें भाई साहब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। इस रिपोर्ट को कांग्रेस के भीतर सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिला। बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इसका पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया, ठीक है, तो भाई साहब ये भी नहीं किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया, अच्छा, ठीक है, मतलब पूर्ण स्वराज का समर्थन किया था। ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस के बजाय, ठीक है, अधिराज्य के बजाय, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया था। कांग्रेस के 2 मतलब युवा नेता दैट टाइम, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने मतलब इस रिपोर्ट का विरोध किया था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सही है। अब आते हैं इनसेट 3DR, ठीक है, बात करेंगे कौन सा इनसेट 3DR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और निगरानी उद्देश्यों के लिए, ठीक है, उपग्रह डेटा का प्रयोग करती है। भारतीय मौसम विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग और मौसम पूर्वानुमान और निगरानी उद्देश्यों के लिए इनसेट 3DR उपग्रह डेटा का प्रयोग करती है। ये भारत का उन्नत विज्ञान उपग्रह है जो एक इमेजिंग सिस्टम और वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है। इनसेट 3D उपग्रह पर आरजीबी का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू इमेजर से छवियों का रंग और परावर्तन प्रदीप्ति और तापमान पर निर्भर करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, तो पहला जो है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD जिसको कहते हैं, उसमें मौसम पूर्वानुमान निगरानी उद्देश्यों के लिए इनसेट 3D और इनसेट 3DR उपग्रह डेटा का प्रयोग करती है, ठीक है। तो इनसेट 3DR का प्रयोग करती है कौन, तो भारतीय मौसम विज्ञान। क्यों करती है, क्योंकि उपग्रह मतलब इनसे मतलब मौसम निगरानी के लिए प्रयोग करती है, ठीक है। ध्यान में इनसेट 3DR भारत का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो इमेजिंग सिस्टम या वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब बात करेंगे, चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है, इनसेट 3D उपग्रह पर आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू इमेजेस से छवियों का अंकन और सौर परावर्तन प्रदीप्ति तापमान पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे ये कथन भी आपका क्या है, सही है। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सभी के सभी 3 कथन क्या आपके सही है। निम्नलिखित कथनों में से आपको फिर से विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश के सभी व्यावसायिक भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आवासीय क्षेत्र में आरटीएस की स्थापना के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है उसको बात करेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरू की जो एक नवाचारी सरकारी पर, इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों पे, ठीक है, न कि मतलब केवल व्यावसायिक भवन पे, देश के 1 करोड़ घरों पे, ठीक है, देश के 1 करोड़ घरों की छत और, ठीक है, सौर ऊर्जा प्रणालियों या रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना, ठीक है, 1 करोड़ घर पे, न कि केवल सरकारी भवन पे। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आवासीय क्षेत्र में आरटीएस की स्थापना के लिए रूफ टॉप सोलर, मतलब आर फॉर रूफ, टी फॉर टॉप, एस फॉर सोलर कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। तो बिल्कुल ये भी आपको सही है, ध्यान में रखें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी अवधि बता के इसकी बात करेंगे, इसकी अवधि है 2026 तक, ठीक है, 31/3 मतलब 31 मार्च 2026 तक इस कार्यक्रम को क्या करना है, पूरा करना है। तो कोई से कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन की बात करेंगे तो वो आपको सही आपको देखने को मिलता है। आप चलेंगे आगे, चलते हैं तो आगे कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं। काजीरंगा के बारे में आप लोग जानते हैं,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार के ब्रह्मपुत्र घाटी बांध के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। यहाँ पर एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ बंगाल टाइगर के रंग का प्रतिरूपण आपको देखने को मिलता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर लिया है 59 का ऑप्शन क्या लिया है? सी लिया है। ठीक है, एक का दो दोनों कथन सही। ठीक है, काजीरंगा की बात करेंगे तो 1908 में निर्मित हुई थी। कब हुई थी काजीरंगा का? ध्यान रखिएगा 1908 में। ठीक है, 1908 में निर्मित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान केएनपी के नाम से जानते हैं, असम राज्य के गोलाघाट और नागोया जिला, ठीक है, असम राज्य के गोलाघाट और नागौन जिले के देश के उत्तर पूर्वी। ठीक है, एक मिनट, कितने नंबर में थे हम लोग? भूल गए, ये 59 में थे ना। ठीक है, ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, तो देश के क्या हो जाएगा उत्तर, ये आपको कहाँ पे केएनपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाल में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ को देखा गया है। केएनपी में देखे गए गोल्डन टाइगर बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग है जो कि वाइड बैंड नामक अप्रभावित जीन के कारण होता है। ठीक है, तो काजीरंगा में देखा गया एक प्रकार का गोल्डन टाइगर देखा गया है, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही। तो 59 के आंसर की बात करेंगे तो 59 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर विचार कीजिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, और फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त में से कितने को एआई चिप्स के उपयोग में डिजाइन किया जा सकता है? तो बताना इसमें कितने को कर सकते हो, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सो आपका सी लिया है, मतलब सभी तीन को कर सकते हैं। ठीक है, आईटी का क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर विचार करना। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उपयुक्त में से कितने को एआई चिप्स के उपयोग में डिजाइन किया जा सकता है? तो सभी के सभी क्या होंगे? सभी के सभी क्या हो जाएंगे? तीन आपके सारे के सारे सही है। ठीक है, अब आते 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और फ्रांस ने भारत प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी समाधान के लिए एक भारत प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष की स्थापना की है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है 61 का? तो पहला वाला तो कथन बिल्कुल सही, दोहराने। भारत और फ्रांस सितंबर 2022 में एक इंडो पैसिफिक द्विपक्षीय विकास सहयोग कोष स्थापित करने पर सहमत हुए। ठीक है, भारत और फ्रांस, जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देशों के लिए अस्थायी अभिनव समाधानों का समर्थन करेगा। ठीक है, चीन के खतरा को देखते हुए किया जा रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ठीक है, हाल में ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों का दोनों कथन क्या है आपका? सही है। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, मतलब बहुत है स्टेटमेंट 2। अब चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जल निकायों ने, ठीक है, मॉस्किटो फिश विमोचित की गई। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जल निकायों में क्या मॉस्किटो फिश विमोचित की गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट का इसका देखेंगे क्या है। तो मॉस्किटो फिश का आहार मच्छर के लावा होता है। ठीक है, तो बताना उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखेंगे दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे का मतलब क्या करते हैं? व्याख्या भी करते हैं। कहाँ कहाँ पे मॉस्किटो फिश देखा गया है? तो मॉस्किटो फिश आपको आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पंजाब में देखा गया। ठीक है, और ये खाते क्या है? तो मॉस्किटो फिश की बात करेंगे तो भाई साहब मच्छरों के लावा है तो अपने भूख के लिए जानी जाती है, मतलब ये अच्छा होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे अगर मॉस्किटो फिश है तो अच्छा है, तो नाली पे जो मच्छर पनपेगा तो उसको खा जाएगी, तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए मतलब क्या है? सही है। ठीक है, अब आते 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैसे ही एक मछली को भी पाया जाता है, गैम्बूसिया फिश कहते हैं। ठीक है, वो भी क्या होता है? मच्छर के लावा को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, भ्रूण के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रूण निषेचन के दौरान शुक्राणु और अंड के संलयन बनने वाली प्रारंभिक कोशिका है। इग्मनज निषेचन के क्षण से लेकर गर्भावस्था के लगभग 8वें सप्ताह तक विकास का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, गर्भ प्रसव पूर्व विकास के बाद का चरण है जिसमें शिशु के अंगों का, प्रणालियों का विकास होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ठीक है, बताना है। तो ध्यान में 63 के आंसर की बात करेंगे तो केवल एक कथन सही लिया, तो गलत कौन सा है? ठीक है, तो पहला बात करेंगे, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो निषेचन के दौरान शुक्राणु तथा अंड के संलयन से बनने वाला प्रारंभिक कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको इग्वनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इग्वनज। ठीक है, आई थिंक इंग्लिश में जाइगोट बोला जाता है। ठीक है,
अब बात करेंगे ये दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि ये इग्नोज नहीं, ये क्या है, भ्रूण है, ठीक है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, ठीक है, ओम्बरी बोलते हैं शायद इंग्लिश में। निषेचन के क्षण के लिए गर्भावस्था में लगभग 8वें सप्ताह तक विकास का प्रारंभिक चरण है, ठीक है। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, गर्भ प्रसव पूर्व के विकास के बाद का चरण जिसमें शिशु अंगों का प्रणालियों का विकास होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ये आपका सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में लंबी अवधि के निवेश शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखें इसमें क्या है? लंबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पीएफआई की बात करेंगे, इसमें लंबी अवधि का निवेश शामिल होता है। तो ध्यान में रखिएगा ये आपका गलत है, क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे शॉर्ट टर्म होता है, न कि लंबी अवधि का होता है, इसमें से पैसे निकाल भी लिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लघु से मध्यम अवधि के भी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है, ठीक है। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो दूसरा नंबर सही है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई में लघु से मध्यम अवधि के वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश शामिल, ये सही है। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों में एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, ठीक है। मतलब भारत के साथ जो भूमि साझा करते हैं वाले देश को एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की बात करेंगे, अनिवार्य है, ठीक है। बिल्कुल एफडीआई के लिए गवर्नमेंट की अनुमति आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान से एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, ठीक है। तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपका कौन सा कथन है, तो आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान में रखना पहला कथन सही है और तीसरा सही है, ठीक है। मतलब 1 और 3 की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। अब चलेंगे आगे के प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। देखेंगे दक्षिणी चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है, इसकी सीमा बुरनई, ठीक है, दारुसलाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम और चीन के साथ लगती है। किसकी सीमा की बात हो रही है, तो दक्षिण चीन सागर की सीमा की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कि दक्षिणी चीन सागर की सीमा किसके किसके बुरनई के साथ लगती है, बुरनई दारुसलाम, ठीक है, मलेशिया के साथ लगता है, इंडोनेशिया के साथ लगता है, फिलीपींस के साथ लगता है, सिंगापुर के साथ लगता है, थाईलैंड के साथ लगता है, वियतनाम के साथ लगता है। अब भाई साहब पूरा दक्षिणी चीन सागर पे तो चीन तो क्लेम ही करता है, तो इसके साथ तो लगेगा ही, ठीक है। और चीन का जो चीन और वियतनाम के साथ जो यहाँ पे चीन और किसके साथ विवाद, 9 डैश लाइन विवाद की बात करेंगे, किसके किसके साथ है बता सकता है कोई, 9 डैश लाइन विवाद का दक्षिणी चीन सागर के अंतर्गत 9 डैश लाइन विवाद है, ठीक है। कोई बता सकते हैं 9 डैश लाइन विवाद की बात करेंगे तो 9 डैश लाइन लाइन जो किसके किसके बीच में, एक तो चीन है, दूसरा कौन सा है, ये दक्षिणी चीन सागर का मामला है। अरे तू समझ गया, दक्षिणी चीन सागर हम देश का नाम पूछ रहे हैं, दक्षिणी चीन सागर में है देश कौन, एक चाइना है, एक वियतनाम है, ठीक है। एक चाइना और वियतनाम के बीच में है शायद, एक वियतनाम और चीन के साथ ये आपका है 9 डैश लाइन विवाद, इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर ताइवान जलदमरू द्वारा फिलीपींस सागर से या लुजोन जलदमरू द्वारा पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है, ये आपका गलत है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर की बात करेंगे तो दक्षिणी यह ताइवान जलदमरू द्वारा पूर्वी चीन सागर, ठीक है। मतलब ये ताइवान जल डमरू द्वारा, ठीक है, कहाँ गया, ताइवान जलदमरू द्वारा फिलीपींस सागर से नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा फिलीपींस की जगह पे क्या हो जाएगा, फिलीपींस की जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी चीन सागर से, उल्टा कर दिया है, पूर्वी चीन सागर से, ठीक है। और लुजोन जल डमरू द्वारा, ठीक है, यहाँ पे, और लुजोन जल डमरू द्वारा पूर्वी चीन सागर से नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गलती कर दिया, बाकी सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मतलब इसका क्या है, आपका पहला तो सही है, बाकी दूसरा की बात करेंगे गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका, केवल कौन सा है, तो केवल फर्स्ट सही है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कथन 1 सही है और कथन 2 की बात करेंगे गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे 9 डैश लाइन, आप लोग को ध्यान में रखिएगा, यहीं पे आपको 9 डैश लाइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चाइना जो होता है 9 डैश लाइन को मतलब क्या करता है, क्लेम करता है, लेकिन ये क्या है, एक तरह का विवादित क्षेत्र है 9 डैश लाइन, ठीक है। ठीक है, जो कि वियतनाम और किसके बीच में है, वियतनाम और किसके बीच में, चीन के बीच में 9 डैश लाइन, ठीक है। और वियतनाम है, सॉरी सॉरी, वियतनाम की ताइवान है,
The 9 dash line also refer to this 11 dash line by Taiwan. अच्छा ताइवान है, सॉरी, ठीक है, ताइवान है, वियतनाम नहीं, ताइवान है। गूगल भी गलत होता है, ठीक है, ताइवान प्लस चीन, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फरवरी का हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, और हमारा क्या होगा, मतलब जनवरी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जनवरी को हमने 6 क्लास में खत्म किया, फरवरी में देख लेंगे कितना क्वेश्चन है, उसी हिसाब से क्लास को बांट देंगे, 5 से 6 क्लास में उसको भी खत्म करेंगे। और उधर हमारा तो अभी जब तक नहीं आ रहा परफेक्शन आए इसका करंट अफेयर्स, तब तक हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से MCQ अच्छे